गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हाजिर हुए हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। जैसा कि हमने कल भी बताया था, सीटेट लेवल 2 हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि कक्षा छठी की भूगोल पृथ्वी हमारा आवास से लिए गए हैं। पहले वाले प्रश्नों का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ वो भी जाकर देख सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको अच्छी तैयारी में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम है कि हम सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ें, जिससे हमारी जो एग्ज़ाम है उसको करने के लिए मतलब सॉल्व करेंगे जब भी, तो हम जितने प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं उनसे हम बहुत अच्छे से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए फिर हाजिर हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, और उम्मीद है कि मुझे ये प्रश्न आपके लेवल 2 एसएसटी के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ ये है हमारा पहला प्रश्न। पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, इसका क्या कारण है? पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया, पृथ्वी की बाहरी प्रक्रिया, पृथ्वी की आंतरिक व बाहरी प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। आपका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बताइए, पृथ्वी की सतह जो है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आपको पता है, हमने देखा भी है कि पृथ्वी की जो सतह है एक सभी जगह से एक समान नहीं है। वो कहीं से ऊपर उठी हुई है तो कहीं से नीचे है, और कहीं पर समतल है तो ऊंची नीची ऐसे होती रहती है। मतलब हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका समतल जो है कब कहीं से समतल है, समान तल है उसका, कहीं पर ऊंची नीची है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब होगा पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाएं। क्योंकि हमें पता है पृथ्वी क्या है, धीरे धीरे गति कर रही है। जो पृथ्वी के अंदर है, जो लगातार गति चलती रहती है, उसी के कारण से पृथ्वी की सतह कहीं से उठ जाती है तो कहीं से धसी हुई होती है, नीचे की ओर होती है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, स्थल का लगातार बनना एवं टूटना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? हमारी जो स्थल है, हमारा जो स्थल मंडल, हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था। जो स्थल है वो लगातार बनना टूटना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आंतरिक प्रक्रिया के, बाह्य प्रक्रिया के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाह्य प्रक्रिया के द्वारा जो है स्थल रूप का बनना और टूटना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? हमारी जो पृथ्वी है वो टूट टूट कर क्या होता है, घिसती रहती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निक्षेपण, अपर्दन, हिमोड़, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन की प्रक्रिया क्या होती है? जो है, जो मिट्टी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है, वह टूट टूट कर, थोड़ी थोड़ी सी टूट टूट कर ऐसे घिसती रहती है, और हमें दिखाई भी बहुत कम देती हैं। कई बार ज़्यादा अपर्दन हो जाता है तो वो दिखाई देता है, लेकिन कई बार क्या है, अपर्दन कम होता है तो वो हम देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन वो क्या होती है, धीरे धीरे टूटती रहती है, और हमें लंबे समय के बाद पता लगता है कि यहाँ से तो बहुत सारी मिट्टी जो है टूट कर ये जो सतह है हमारा, वो सतह घिस चुकी है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? अपर्दन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह नीचे हो जाती है तथा इसके फिर से निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब हमें पता है पृथ्वी की जो सतह है, मान लो ये इतनी, यहाँ ये सतह थी, लेकिन घिस कर ये कैसी हो गई है, यहाँ तक पहुँच गई है। फिर से उसके यहाँ पर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक समान हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला, निक्षेपण, व्यवस्थित होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है निक्षेपण। जब हमारी
पृथ्वी से अपरदन होता है। यहाँ से मान लो यहाँ से मिट्टी कट रही है, पानी के साथ वायु के साथ कैसे भी मिट्टी कट कट कर आगे बढ़ रही है, और एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर वो रुकती है, उसका निक्षेप हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, तो वह सतह जो है फिर से उसका निर्माण होने लगता है। जहाँ पर यहाँ से टूटी हुई सतह थी तो यहाँ से आती हुई जो मिट्टी है यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी सतह एक बराबर होने लगती है। तो ये है कौन सी प्रक्रिया है, निक्षेपण प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अपरदन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया किन कारणों से होती है। जल कारणों से नहीं, कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा ये प्रक्रियाएं होती हैं, तो जल, वायु, बर्फ, सभी कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती रहती है। तो सही जवाब होगा ये सभी। जब मान लो कि बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, कहीं से पानी ज़्यादा आ जाता है, तो हम कई बार देखते हैं मिट्टी ऐसे दरारें, मिट्टी में दरारें दिखाई देती हैं, तो ये क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। हवा चलती है, आप कई बार देखते हो हवा के साथ भी मिट्टी उड़ती है। और बर्फ़ से भी क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है एकदम से, वो बहता है पानी, उससे भी अपरदन देखने को मिलता है। और जब यह कहीं पर जाकर ठहरता है पानी या हवा रुकती है, तो वहीं पर ले जाकर मिट्टी का निक्षेपण कर दिया जाता है। तो ये अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया किन कारकों से होती हैं, जल, वायु, बर्फ, इन सभी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के विभिन्न सतल रूपों की उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर किन में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो पृथ्वी है कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, फिर उनसे भी ऊंची हो जाती है, ऐसे स्थल रूप बने हुए हैं, तो उनका वर्गीकरण, जो स्थल है उसका वर्गीकरण किस आधार पर होता है, उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर। तो कौन कौन से स्थल रूप बनाती है पृथ्वी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे मैदानों में, पर्वतों में, पठारों में, या ये सभी। आपका सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप कौन कौन से होते हैं, मैदान, पर्वत, पठार। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल रूप का, जो हमारा स्थल रूप है, शिखर छोटा और आधार जो होता है उसका चौड़ा होता है। ऐसे मान लो ये आधार है और उसका शिखर जो है छोटा होता है और जो आधार होता है वह चौड़ा होता है, एवं उसके आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। वह क्षेत्र जो है, मान लो ये हमारी सतह है और उससे ये बहुत ऊंचा है, तो ये कौन से स्थल रूप की बारे में बात हो रही है, आप बताइए। पर्वत, पठार, पहाड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जो शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, तो पर्वत होते हैं। ये पर्वत होते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बादल जो होते हैं, पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जलवायु में कैसा परिवर्तन होता है। अब हम मान लो यहाँ पर पृथ्वी की सतह है, इससे ऊपर की तरफ ऊंचाई में, जितने अधिक ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारी जो वायु है वह कैसी होती जाती है, मतलब उसमें जो परिवर्तन होता है वह कैसा रहता है। ठंडी होती जाती है, गर्म हो जाती है, ठंडी व गर्म होती है, एक समान रहती है, या कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। तो इसका सही जवाब बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे, अब मान लो हमने कल पढ़ा था तापमान क्या होता है, घटता जाता है। अगर तापमान भी घटता जाएगा और मान लो कि हवा ऊपर की तरफ क्या होगी, हवा तापमान के घटने के साथ साथ वह ठंडी होती है, क्योंकि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन जहाँ पर तापमान कम होता चला जाता है तो हवा भी क्या हो जाती है, ठंडी होती जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। बर्फ़ की नदियों को क्या कहते हैं, निक्षेपण, हिमानी, बर्फीली सतह। तो इसका सही जवाब दीजिए। जो बर्फ़ की नदियाँ हैं
वे हिमानी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हिमानी। ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। इसका क्या कारण है? जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ये नहीं हैं, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके कारणों को बताएं। कठोर जलवायु, धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। जो पर्वतों में लोग कम निवास करते हैं, इसका एक कोई भी रीज़न होता है कि वहाँ क्यों लोग कम निवास करते हैं, तो उन कारणों में बताएं। आप सही उत्तर का जवाब दीजिए। देखिए, कठोर जलवायु होती है, पता है हमें। ऊपर की तरफ जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ठंडी हवा होती जाती है। धरातल खड़ी ढाल वाली होती है। धरातल जो होता है एकदम से खड़ा ढाल पर नीचे की तरफ आते हैं, तो इससे हमारे परिवहन में असुविधा होती रहती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, बिल्कुल होती है। एक समतल भूमि पर जो हम मैदानी इलाकों में कृषि कर सकते हैं अच्छे से, वह पर्वतों में कृषि नहीं की जा सकती है। तो ये सभी कारण हैं कि वहाँ लोग जो है निवास नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की एक क्रम में व्यवस्थित होने की स्थिति को क्या कहते हैं? मान लो पर्वत हैं, एक क्रम में व्यवस्थित हैं, ऐसे ये पर्वत बन रहे हैं ऐसे, तो ये एक क्रम में व्यवस्थित है, क्रमिक रूप से। तो इनकी जो इनको क्या कहते हैं? हिमानी, निक्षेपण, श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा श्रृंखला। पर्वतों का एक क्रम में व्यवस्थित रूप श्रृंखला कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ पर श्रृंखलाएं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये, और यहाँ पर किस महाद्वीप में ये हैं उनके आपको मिलान करना है। हिमालय सब जानते हैं, एशिया में है। आल्प्स, आल्प्स हमारा यूरोप में है पर्वत श्रृंखला। एंडीज़, एंडीज़ जो है हमारी दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज़ जो पर्वत है श्रृंखला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? सही उत्तर होगा पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। वलित पर्वत, बृहंस पर्वत और जो 3rd नंबर पर है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ये हमारे 3 प्रकार के पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं। वलित पर्वत की उदाहरण कौन से हैं? जो वलित पर्वत हैं उसके उदाहरण हैं हिमालय तथा आल्प्स, राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत, या माउंट किलिमंजारो या फ्यूजियामा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वलित पर्वत जो है हमारे हिमालय तथा आल्प्स हैं, जो कि अभी हमने जाना था एशिया और यूरोप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वलित पर्वतों की क्या विशेषता है? सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं, या फिर दोनों हैं ये विशेषताएं? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सतह जो होती है वलित पर्वतों की ऊबड़ खाबड़ होती है, और शिखर जो होता है वो शंक्वाकार होता है। इस आकृति में वो होते हैं वलित पर्वत। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुरानी वलित पर्वत की जो श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पर है? भारत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित वलित पर्वत का क्या नाम है? वलित पर्वत है और उसका वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हिमालय एशिया में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका है,
अपलेशियन, यूराल पर्वत यूरोप, और अपलेशियन कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका में। तो सही जवाब होगा उत्तरी अमेरिका। आप कैंसलेशन के वे से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भृशंत पर्वत जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? हमें पता है, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए। वो सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित जो होते हैं वो भृशंत पर्वत कहलाते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, तो कुछ भाग उसका ऊपर उठ जाता है तो कुछ नीचे की तरफ धंस जाता है। ये इनकी आकृति होती है भृशंत पर्वतों की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जानते हैं, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हॉर्स्ट तथा नीचे धसे खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। नीचे धसे हुए हैं जो। तो इस पर्वत, किस पर्वत की ये विशेषताएं हैं? वलित पर्वत, भृशंत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने ये पढ़ा था कि ये पर्वत जो हैं ऊपर की ओर, तो कुछ सतह इनके नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ इस आकृति में ये पर्वत होते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा भृशंत पर्वत। जो ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहेंगे हम? हार्स्ट, उत्खंड, और नीचे धसे हुए खंडों को क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश। द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? वलित पर्वत का हमें पता है, भृशंत पर्वत भी हमें पता चल चुके हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत हैं वो ज्वालामुखी पर्वत जो हैं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, उन्हीं को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो इसमें सही जवाब दीजिए। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, दोनों नहीं। तो जो हमारा अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो है वो, और जापान की फ्यूजियामा जो पर्वत हैं, जो वो ये दोनों ही क्या हैं? इसका सही जवाब होगा ये दोनों ही हमारी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। माउंट किलिमंजारो पूछा जा सकता है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी पर्वत है वह जापान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के क्या लाभ हैं? पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल, नदियाँ इतनी निकल जाती हैं इनमें से, और जगह जगह पर हम सिंचाई के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी नदी घाटियाँ और वेदिकाएं जो होती हैं वो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं इनमें। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, आप जान ही गए होंगे, ये सभी पर्वत के लाभ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। जो एक पर्वत है जिसको हवाई द्वीप भी कहा जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है हमारी 1205 मीटर है, 10,205 मीटर है, और यह एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। इसका क्या नाम है? जो इसकी ऊंचाई है, जो एवरेस्ट सबसे ऊंचा हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंची इसकी ऊंचाई है 10,205। तो इसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। मोरियाना ग्रत, मोनाकी या फिर ये दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा मोनाकी, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्थल रूप जो ऊपर से मेज के समान सपाट होता है क्या कहलाता है? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि पर्वत का जो शिखर होता है छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ये क्या है? मेज के समान सपाट है ऊपर से। पर्वत, पठार, मैदान या ये सभी? इसका सही उत्तर होगा
इसका सही उत्तर है पठार। क्या है? पठार। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? केन्या, तंजानिया तथा युगांडा की पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वह बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सही जवाब होगा तिब्बत का पठार। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार की जो ऊंचाई होती है वह कितनी है? मध्य समुद्र तल से 5000 से 6000 मीटर, मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर, मध्य समुद्र तल से 3000 से 5000 मीटर, मध्य समुद्र तल से 2000 से 5000 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा मध्य समुद्र तल से 4000 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। खनिजों की प्रचुरता कौन से स्थल रूप में ज़्यादा होती है? यहाँ हमें बताना है जो खनिजों की प्रचुरता होती है कौन से स्थल रूप में है? पर्वत, पठार, मैदान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा पठार। पठारों में जो है खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा अगला प्रश्न, अफ्रीका का पठार किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका में पठार जो है किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, दोनों। हीरे के लिए या सोने के लिए या फिर दोनों के लिए पठार प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा सोना और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका का पठार। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर किस नाम से जलप्रपात स्थित है? हमारा भारत में ही ये है, छोटा नागपुर पठार है और यहाँ पर हमें लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत सारे भंडार भी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इस पर एक स्वर्ण रेखा नदी है और वहाँ पर एक जलप्रपात स्थित है। उस जलप्रपात का नाम बताएं। जोग जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? एक हमारे कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर भी जलप्रपात स्थित है। इसका क्या नाम है? हुंड्रू जलप्रपात, जोग जलप्रपात या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। हुंड्रू जलप्रपात तो हमें पता है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, लावा पठार में कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है? जो लावा पठार होते हैं उनमें कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है? लेटेराइट मिट्टी, दोमट मृदा, काली मृदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा काली मृदा। लावा जो पठार होते हैं उनमें काली मृदा पाई जाती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है और कृषि के लिए यह जो मिट्टी है अच्छी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? अपरदन द्वारा, निक्षेपण द्वारा, हिमोड़ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था अपरदन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया क्या होती है। यह से कट कर एक जगह पर मिट्टी जमा होती है, ये निक्षेपण है यहाँ पर, और कटना अपरदन कहलाता है। तो मैदानों का निर्माण किससे होगा? निक्षेपण से, क्योंकि मैदान जो हैं यहाँ पर समतल होते जाते हैं जब जब मिट्टी कट के ऊपर कहीं से भी मिट्टी कट कर मैदानों के यहाँ आती है, जगह पर आती है। तो किसका निर्माण होता है? मैदानों का निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। यांगत्से नदी स्थित है।
ये यांगत्से नदी है चीन में, भारत में, अमेरिका में, वेनेजुएला में। यांगत्से नदी इसका सही जवाब होगा चीन में बहती है। कहाँ पर बहती है? चीन में बहती है। और जो कि मैदान के जो निक्षेपण के लिए यह प्रसिद्ध नदियों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस नदी का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? गंगा का, कावेरी का, सिंधु का, इनमें से कोई नहीं। नदियों द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं और सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सी नदी का है? सही उत्तर है गंगा नदी का। अगला प्रश्न है, किन क्षेत्रों में जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है? तो यहाँ आप बताइए, मैदानों में, पठारों में, पहाड़ों में, सभी में पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है मैदानों में, क्योंकि वहाँ पर समतल भूमि होती है, परिवहन के लिए अच्छे हमें रास्ते मिल जाते हैं और वहाँ पर कृषि भी अच्छी तरीके से की जा सकती है और वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी अच्छा मिलता है। तो क्या करते हैं लोग? ज़्यादातर मैदानी इलाकों में जाकर रहना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 29.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है, हम सब जानते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार लगभग कितना है? उत्तर यहाँ पर है हमारा भारत में और दक्षिण यहाँ तक कितना विस्तार है? ये वाला विस्तार कितना है आपको बताना है। लगभग 2900 किलोमीटर, लगभग 3200 किलोमीटर, 3100 या फिर 3300 किलोमीटर। सही जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार जो है हमारा लगभग 3200 किलोमीटर तक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, इसका विस्तार कितना है हमारे भारत देश का? पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार होगा हमारा? ये वाला विस्तार हमने जान लिया 3200 लगभग, और पूर्व से पश्चिम की तरफ हमारा विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर लगभग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है? मकर रेखा, जो कि हमारे 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, या फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। इसका सही जवाब होगा कर्क रेखा। हमें पता है हमारा जो भारत देश है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व तक, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर
भारत के जो मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, विषुवत वृत्त से यहाँ से 0 डिग्री से चलते हुए हम यहाँ चलते हैं। हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है। अभी यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक, क्योंकि हमारी ग्रीनिच जो है उसको प्रमुख यामोत्तर माना गया है और 0 डिग्री पर है। तो यहाँ से इस तरफ से हमारा भारत देश यहाँ पर स्थित है मान लो। तो पश्चिम से हम देखेंगे पूर्व तक कितना विस्तार है, देशांतरी जो विस्तार है उसका सही जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हैं। भारत देश जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे हमने पिछली बार हमारे प्रश्नों में भी और अपने पाठ में पढ़ा था, रूस के जो मानक समय थे 11 थे। तो इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मानक समय हैं वो कितने हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही जवाब होगा 7। अमेरिका में 7 मानक समयों को अपनाया गया है। उसी प्रकार कनाडा के मानक समय कितने हैं, 6, 7, 8, 9। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6। कनाडा में 6 मानक समयों को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय का क्या अर्थ है। ये शब्द है प्रायद्वीपीय, भारत कई बार हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, 2 तरफ से जल और 2 तरफ से स्थल से घिरा होना, 3 तरफ से जल से घिरा होना, या फिर 3 तरफ से स्थल से घिरा होना, चारों तरफ से स्थल से घिरा होना। तो इसका सही जवाब बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब है 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। यहाँ से देखिए आप समझ सकते हैं, हम यहाँ से भी बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर भी हमारा पानी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। तो यहाँ पर तीनों तरफ पानी है। तो भारत क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह क्षेत्र है भारत के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप कौन से हमारे पड़ोसी हैं। अंडमान निकोबार तथा मालदीव, मालदीव तथा अरब सागर, श्रीलंका तथा मालदीव, इनमें से कोई नहीं। 2 द्वीप हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। तो कौन है, श्रीलंका एवं मालदीव। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ऐसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात। हमें पता है राजस्थान सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा होगा गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर में कौन संतरी का कार्य करता है। हमारा जो उत्तरी इलाका है देश का, वहाँ पर एक संतरी की तरह कार्य करता है, हमें प्रोटेक्शन दिए हुए है। तो कौन है, कौन सा क्षेत्र है, हिमालय, विंध्य एवं सतपुड़ा, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर में हमारे हिमालय स्थित है, और हिमालय जो एक संतरी का कार्य कर रहा है, बर्फीली हवाओं, ठंडी हवाओं को बहुत ज़्यादा भारत के अंदर आने से रोकता है। तो अगला प्रश्न है, हिमालय का क्या अर्थ है। नदियों का घर, बर्फ़ का घर, मैदानी क्षेत्र, सभी। इसका सही जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है बर्फ़ का घर। हिमालय का क्या अर्थ है, बर्फ़ का घर, हिमालय।
आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? हिमालय जो है 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक, बृहत हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा बृहत हिमालय या हिमाद्री। बृहत हिमालय या हिमाद्री ये क्षेत्र हैं और इसका मध्य हिमालय या हिमाचल मध्य भाग को कहेंगे और सबसे दक्षिण में स्थित इसका शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो उसका क्या नाम है? चापाकर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, पालयुक्त डेल्टा या सभी? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा है और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या फिर गोलाकार? तो इसका सही जवाब है त्रिभुजाकार। इसका सही जवाब त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा एवं तापी नदियाँ कौन सी श्रृंखला से होकर बहती हैं? यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला से, विंध्य एवं सतपुड़ा से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बताएं। इसका सही उत्तर होगा विंध्य एवं सतपुड़ा से। विंध्य एवं सतपुड़ा से नर्मदा एवं तापी नदियाँ जो हैं बहती हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटी को कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है? जो हमारी इस प्रकार से हमारा भारत है नीचे से, तो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिम की तरफ है, और ये पूर्वी घाट है। तो इसको दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? हिमाद्री, सह्याद्री या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। इसका सही उत्तर होगा सह्याद्री। अगला प्रश्न है, कौन से घाट का तट अनियमित है? पूर्वी घाट, कौन से घाट का? ये है हमारा पूर्वी घाट और ये है हमारा पश्चिमी घाट। तो कौन से घाट का जो तट है वो अनियमित है? तो ये है पूर्वी घाट का जो तट है वह अनियमित है। जो हमारा पूर्वी घाट है वह बीच बीच में से टूटा हुआ और अनियमित है। तो इसका सही जवाब है पूर्वी घाट। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, कौन से घाट के तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं? जो हमारा घाट है एक, हमें पता है पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो कौन से घाट के तटीय मैदान हमारे अपेक्षाकृत चौड़े हैं? तो जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान हैं वो काफ़ी संकरे हैं, मतलब उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। तो हमारे जो पूर्वी तट है वही उस पूर्वी तट के घाट ही पूर्वी घाट के तट ही जो हैं वो चौड़े हैं। तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है, प्रवाल क्या हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, बड़े समुद्री जंतुओं के कंकाल, छोटे जंगली जंतुओं के कंकाल, बड़े जंगली जंतुओं के कंकाल? तो सही जवाब बताएं। हमारा सही उत्तर है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पॉलिप, प्रवालीय जंतु, जलीय जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पॉलिप। प्रवाल को अन्य पॉलिप नाम से जाना जाता है।
परवाल जो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप हमारे मर जाते हैं तो उनका जो कंकाल बच जाता है, तो जो अन्य पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन्हीं ठोस कंकालों पर होती जाती है। तो ऐसे ये काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो परवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है, यही वो परवाल द्वीप बनाते हैं। तो हमारे प्रश्न यहीं तक थे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मेरे को इसमें कुछ भी मतलब नया ऐड करने की या फिर कुछ सुधारने की जो है सलाह मिले। आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार करती हूँ। और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आशा करती हूँ ये प्रश्न जो हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे सीटेट लेवल 2 जो सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।